नमस्कार। संडे सत्संग आज शाम को। इतनी मीटिंग्स दिन के वक्त होती रहती हैं। कई बार मुझे लगता है कि राजनीति का मतलब मीटिंग्स है सिर्फ। सार्वजनिक काम करना है, आप एक बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक, तो इसलिए कई बार समय बदलना पड़ता है। पिछले हफ्ते में बहुत कुछ हुआ। मेरा मन था अखिल गोगोई पे इस बार संडे सत्संग करने का, क्योंकि अखिल गोगोई जेल से बाहर आए। तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार ने हर तरह से कोशिश कर ली कि इस आदमी को जेल में रखा ही रखा जाए। एक जेल से बाहर आते तो पुलिस वाले बाहर खड़े होते थे, दूसरी जेल में ले जाते थे। उसके बाद उनके ऊपर तमाम यूएपीए लगा दिया, हर तरह के सेक्शंस लगा दिए। उद्देश्य था कि चुनाव से पहले अखिल गोगोई बाहर ना आ पाए। उसमें तो सफल हुए, लेकिन अखिल गोगोई जॉर्ज फर्नांडिस की तरह जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए। खैर, अंततः सारे मुकदमे हटे, अखिल गोगोई बाहर आए। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार या कभी हम खुद अखिल गोगोई से बात कर सकें, जाने आसाम में क्या हो रहा है और इससे जो पूरे देश में क्या उम्मीद आती है। जिस तरह के यूएपीए वगैरह के झूठे मुकदमे बने हैं, उस सब के बारे में मैं बात करना चाहता था। जो नया शैक्षणिक सर्वे आया है देश में, जो बताता है कि पेंडेमिक की वजह से कितना नुकसान हुआ। एक छोटी सी रिपोर्ट हरियाणा के बारे में आई है, जो बताती है कि हरियाणा में 12 लाख बच्चे जो कि पहले प्राइवेट स्कूलों में रजिस्टर्ड थे, वो अब कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं। बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है सुखबीर सिवाच जी की इंडियन एक्सप्रेस में। और ऐसा पूरे देश भर में हुआ। हरियाणा में आंकड़े आ गए पूरे देश भर में। क्या इस पेंडेमिक की वजह से बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं? लॉकडाउन और इसका क्या परिणाम पड़ा है, उस पर बात करना चाहता था। लेकिन इस बीच आ गया रफेल। जैसे कहते हैं, रफेल फिर गया फैल। और सरकार इतनी घबराई हुई है इस बार, क्योंकि अब मामला हिंदुस्तान में नहीं, अब रफेल की फाइल फ्रांस में खुल। यहाँ पे शायद सरकार को लगता होगा कि मामला मैनेज कर सकते हैं। फ्रांस वाला मामला मैनेज करना काफी मुश्किल लगता है। सो मैंने सोचा कि अब रफेल पे बात करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सरकार एक तरफ तो पेंडेमिक की जो हैंडलिंग है, महामारी के आंकड़े रोज आते जा रहे हैं, कितनी बुरी तरह से इस देश में असफल हुई है सरकार इस महामारी को कंट्रोल करने में। वैक्सीनेशन पे क्या हालात हैं, वो बार बार आंकड़े आते जा रहे हैं। अब महंगाई भी बढ़ रही है और इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, गंभीर आरोप, गंभीर जांच। जो एक बार सोचा था कि चलिए राफेल के मामले पे सरकार ने किसी तरह से ढक्कन लगा दिया, वो मामला हुआ नहीं। और अगर राफेल पे बात करनी है तो मुझे लगा मैं क्या बात करूं। जो एक व्यक्ति इस देश में राफेल के बारे में सबसे बेहतर जानते हैं, प्रशांत भूषण। उन्हें हम रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे साथ जुड़ें और बताएं कि ये मामला क्यों खतरनाक है सरकार के लिए। इस बार क्या हुआ है जिससे सरकार वाकई चिंतित है। प्रशांत जी, स्वागत है आपका संडे सत्संग में। संडे के संडे हम मिलते हैं और किसी न किसी विषय पे बातचीत करते हैं। और इस बार राफेल पे लेकिन जो खबर आई है प्रशांत जी, उसके बारे में आज हम जानना चाह रहे थे कि ये क्यों सरकार के लिए चिंता का सबब हो सकता है। लेकिन वो कहने से पहले मुझे लगा कि पहले एक बार याद दिला दें हमारे दर्शकों को, सब साथियों को, कि ये मामला था क्या। होता ये है कि कोई एक कांड आता है, 5-10 दिन तक हम फॉलो करते हैं, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं कि अच्छा मामला था क्या। तो जो मुझे ध्यान है मैं बता देता हूँ, फिर आप उसको सप्लीमेंट कर दीजिएगा। राफेल नामक हवाई जहाज हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लिए खरीदने हैं, इसका फैसला 2012 में हो चुका था। 2007 में एयरफोर्स ने कहा था कि हमें 126 नए लड़ाकू हवाई जहाज खरीदने हैं। फिर उसकी लंबी प्रक्रिया हुई। 2012 में सिलेक्शन हो गया कि अच्छा, फ्रांस की कंपनी है डेसॉल्ट लिखते हैं अंग्रेजी में, उससे हम 126 हवाई जहाज खरीदेंगे। और फैसला उस वक्त ये हुआ था कि इस 126 में से 18 तो हम बने बनाए ले लेंगे और 108 के लिए हम टेक्नोलॉजी लेंगे जो हमारी भारत की कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर वाली, वो बनाएगी। तो फ्रांस की कंपनी अपनी तकनीक हमें दे देगी, हम अपने फ्रेंड बनाएंगे और 18 सिर्फ हम सीधे हाथों हाथ खरीदेंगे। ये बात बनी थी। प्राइस तय नहीं हुआ था और ये लटकता गया। जब तक यूपीए की सरकार गई तब तक प्राइस के ऊपर कोई समझौता नहीं हो सका, डील लटकी रही। फिर अचानक 2015 अप्रैल में नरेंद्र मोदी जी फ्रांस जाते हैं।
चर्चा होती है कि अच्छा इस डील को कंक्लूड किया जाएगा, 126 हवाई जहाज कैसे खरीदे जाएं, कितने दाम पे खरीदे जाएं। और तब अचानक प्रधानमंत्री एक हैरान करने वाली घोषणा करते हैं। वो कहते हैं अच्छा 126 को छोड़ो, 36 एयरक्राफ्ट हैं जो हम सीधे खरीद लेंगे, ये HAL और ये भारत में बनाना इत्यादि सब बातों को छोड़ो, 36 एयरक्राफ्ट हैं जो हम सीधे खरीद लेंगे। घोषणा हो जाती है और उसके अगले साल सवा साल के अंदर नेगोशिएशंस होते हैं और सितंबर 2016 में दोनों सरकारें साइन कर लेती हैं। तब मनोहर पारिकर डिफेंस मिनिस्टर थे। साइन हो जाता है और तय हो जाता है कि भारत सरकार खरीदेगी। भारत 36 हवाई जहाज को सीधे खरीदेगा और प्राइस पता लगता है 670 करोड़ हर प्लेन। उसके बाद पटाखा 1670 करोड़ हर प्लेन का प्राइस निकलता है और उसके बाद बम फूटता है। तमाम तरह के आरोप आते हैं। 2-3 तरह के आरोप निकलते हैं। एक तो ये कि भाई पहले तो इससे बहुत कम प्राइस नेगोशिएट हो रहा था, एकदम कैसे बढ़ गया। दूसरा ये कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि एक सरकारी कंपनी है, उसको बाहर निकाल दिया गया और उसके बदले रिलायंस, अनिल अंबानी वाली रिलायंस आ गई जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है करने का। तो ये सब लेके मामला अखबारों में उठा और तब प्रशांत जी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए। तो अब मैं कहानी प्रशांत जी को पकड़ा देता हूँ कि मोटे तौर पे यही बैकग्राउंड है, इसमें कुछ ऐड करना है और फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उसके बाद CAG ने क्या किया, क्योंकि ये सब 2019 चुनाव से पहले हो गया और तब लगा कि मामला सब कुछ अब तो ढक्कन लग गया, अब इसके बारे में और कुछ निकल ही नहीं सकता। उसमें आप कुछ जोड़ना चाहें इससे पहले कि हम उस पर आए कि पिछले हफ्ते हमें क्या पता। तो देखिए, जब भी कोई डिफेंस परचेज होता है तो उसके रूल्स ये हैं कि पहले तो जो आर्मी है या एयरफोर्स है जिसके लिए भी हो रहा है या नेवी है, वो लोग बताते हैं कि उनके क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद फिर एक और कमेटी है, कैटेगराइजेशन कमेटी, जिसमें सरकार के भी लोग होते हैं और एयरफोर्स और आर्मी वगैरह के भी होते हैं। वो लोग ये तय करते हैं मिलके कि भाई ये बाहर से खरीदना है कि हिंदुस्तान में बनाया जाए या हिंदुस्तान से खरीदना है। उसके बाद एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह भी होते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सर्विस एयरफोर्स चीफ और लोग भी होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, और वो लोग तय करते हैं कि भाई कितने अल्टीमेटली बाहर से खरीदने हैं, कितने हिंदुस्तान में बनने हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद टेंडर फ्लोट किया जाता है और ये प्रोसेस जो है यूपीए सरकार में 2007 में शुरू हुआ और 2014 तक, जैसे आपने बताया, करीब करीब कंप्लीट हो गया था। और उसमें बिल्कुल क्लियर था कि 126 हवाई जहाज खरीदने हैं, जिसमें सिर्फ 18 शुरू में रेडी टू फ्लाई आएंगे। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की फैक्ट्री में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा वहां बनाए जाएंगे, जिससे हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भी हो सके। डिफेंस एयरक्राफ्ट के बारे में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जाएगी बाकायदा। अब 25 मार्च 2016 को पेरिस, रोकूंगा, ये बताइए कि जब यूपीए सरकार नेगोशिएट कर रही थी उस वक्त क्या कुछ मोटा तय हुआ था, मोटा कि अंदाजन हर एयरक्राफ्ट की कॉस्ट क्या होगी जब 126 खरीद रहे? उस समय जो बात हो रही थी, अब एग्जैक्ट तो उसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो डिस्कशन हो रहा था 500 से 700 करोड़ का एक हवाई जहाज की बात हो रही थी 126 की डील में। उसके बाद 25 मार्च 2016 को पेरिस में डेसॉल्ट के जो सीईओ हैं एरिक ट्रैपियर, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें कि एयरफोर्स चीफ भी हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के आला अफसर हैं, हिंदुस्तान की सरकार के भी लोग हैं। और उसमें वो अनाउंस करते हैं, कहते हैं कि ये हमारा एग्रीमेंट तकरीबन कंप्लीट हो गया है और हम
लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ कोलैबोरेट करके हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनवाएंगे। ठीक उसके अगले दिन 26 मार्च को अब ये जो नया खुलासा हुआ है उसमें यह निकला है कि उसके अगले दिन, यही अहम खुलासा है, उसके अगले दिन 26 मार्च को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है अनिल अंबानी के साथ एक एग्रीमेंट दस्तखत करता है जिसमें कहता है कि हम अंबानी के साथ कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या कि डेसॉल्ट, सॉरी डेसॉल्ट और अनिल अंबानी, ये लोग आपस में कोलैबोरेट करेंगे, एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगे जिसमें कि 51% शेयर तो अनिल अंबानी का होगा और 49% डेसॉल्ट का होगा। लेकिन पैसा उसमें 95% पैसा डेसॉल्ट देगा और सिर्फ 5% पैसा, यानी कि डेसॉल्ट उसमें करीब 1250 करोड़ देगा और उसमें सारी टेक्नोलॉजी वगैरह तो डेसॉल्ट देगा और इनका काम होगा सिर्फ मार्केटिंग करना रिलायंस का, यानी कि अनिल अंबानी का। और उसके ठीक मतलब कि एक दिन पहले तक डेसॉल्ट जो फ्रांस की कंपनी है, वहां की सरकारी कंपनी है, डिफेंस की सरकारी कंपनी है, वो कंपनी एक दिन पहले तक कह रही है कि हाँ, जैसा हमारा पहले फैसला हुआ है हम इंडिया की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी है उसके साथ करेंगे, लगभग हमारा फाइनलाइज हो गया है। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ होता है और वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डाल देते हैं कूड़ेदान में और एकदम इसके साथ रिलायंस कंपनी के साथ समझौता करते हैं। और समझौता भी ऐसा अजीब कि तकनीक भी मैं दूंगा, पैसा भी मैं दूंगा 95%, लेकिन तुम बराबर के हकदार हो क्योंकि तुम कुछ विशेष सेवा हमें दे रहे हो। वो विशेष सेवा क्या हो सकती है? कहते हैं विशेष सेवा है मार्केटिंग जी। इसकी मार्केटिंग करना कि आप ये हवाई जहाज बेच दीजिए हिंदुस्तान को। वो मार्केटिंग पहले से सरकार से तय हो चुका है, किसको मार्केटिंग करनी थी? कोई मार्केट में जाके बेचना तो था नहीं। अब यही रहस्यमय चीज है कि वो सब तय हो चुका था, लेकिन उसी समय करीब यही 25-26 के दौरान अनिल अंबानी पेरिस जाते हैं और वहां के फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर से गुप्त मीटिंग कर लेते हैं जी। और उसी समय उसी के साथ साथ ये एग्रीमेंट डेसॉल्ट के संग साइन हुआ। और इसमें अहम बात यह है कि और फिर 15 दिन के बाद यानी कि 10 अप्रैल को मोदी जी पेरिस जाते हैं, अनिल अंबानी भी वहीं होते हैं उनके साथ, और वहां पर अनाउंस करते हैं कि हम नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं 36 हवाई जहाज का जो सीधे सीधे फ्रांस से आएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कूड़े में डाल दिया, कोई हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगी। और उसके बाद ये खुलासा होता है कि अनिल अंबानी, और इसमें डेसॉल्ट को 50% ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स देने पड़ेंगे हिंदुस्तान की कंपनियों को इसके पार्ट्स पुर्जे बनाने के लिए। और फिर अनिल अंबानी की कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि ये 50% ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी 30,000 करोड़ के ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स हमको मिल रहे हैं, यानी अनिल अंबानी की कंपनी को मिल रहे हैं। एक नई डिफेंस की कंपनी बनाते हैं, उनको कोई डिफेंस के सेक्टर में कोई उनका योगदान नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी सारी कंपनी 50,000 करोड़ के डेट में फंसी हुई हैं। अभी हाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उनके सारे करीब 90,000 करोड़ के अकाउंट्स को फ्रॉड डिक्लेयर किया है। रिलायंस, अनिल अंबानी की 3 जो टेलीकॉम कंपनीज थी, 90,000 करोड़ रुपया उनका बैंक से ड्यू है, उसको फ्रॉड डिक्लेयर किया है। उसमें एफआईआर होना चाहिए था। मैंने चिट्ठी लिखी जनवरी के महीने में स्टेट बैंक को कि भाई रूल्स के हिसाब से आपको एफआईआर दर्ज करना चाहिए, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज किया नहीं गया। सरकार का ऐसा जोर पड़ा कि उस पर कोई एफआईआर आज तक नहीं हुआ है। अब तो ये हो गया। मैं 1 मिनट ऑफसेट वाला मामला जरा क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि मामला समझ नहीं आएगा। सरकार कहती है, सरकार के पास भारत सरकार की चूंकि नीति कहती है कि आप जब भी विदेशों से कोई सौदा करेंगे तो उसमें
भारतीय आत्मनिर्भरता और ये सब पहले अभी आज की बात नहीं है, शुरू से नीति रही है कि हम भारतीय कंपनियों को एनकरेज करेंगे। तो एक तरीका तो ये हो सकता था कि सीधे सीधे कहा जाए कि भारतीय कंपनियां बनाएंगी, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। जी हाँ, अगर आपने जी हाँ। उसको हटा सवाल ये दिया था तो उसके कि लिए ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप उसके दे तो आप अनिल अंबानी की कंपनी को क्यों देंगे? अगर आप ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं 50%, तो अनिल अंबानी की कंपनी को देने का क्या सवाल है? और अनिल अंबानी के संग उनके एग्रीमेंट करने का क्या सवाल है? और इसीलिए एक उनके जो उस समय प्रधानमंत्री थे हॉलैंड, उनका एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते थे, हमको तो भारत सरकार ने बोला कि भाई इन्हीं को पार्टनर बनाना है अनिल अंबानी को, तो हमने बना लिया। यानी कि ये जो डेसॉल्ट है उसमें फ्रेंच सरकार का काफी स्टेक है, तो कहते हैं कि हमने बना लिया उनको क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार ने बोला। तो और दूसरी बात कि ये जो नई डील करी गई मोदी जी ने, इसमें कोई सर्विस क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया कि भाई हमको अब सिर्फ 36 ही एयरक्राफ्ट चाहिए। पहले तो 126 बोला था इंडियन एयरफोर्स ने, उन्होंने कहीं ये नहीं बोला। उसके बाद फिर जो वो दूसरी कमेटी होती है जो तय करती है कि कितने बाहर से लिए जाएं कितने, उनका भी कुछ नहीं आया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का भी कोई मीटिंग नहीं हुई ये तय करने के लिए कि भाई हम 36 खरीद लेंगे। मोदी जी ने खुद अपने आप जाकर वहां अनाउंस कर दिया और बाद में इन सब कमेटियों से एंडोर्स करा लिया। और दाम कितना बढ़ गया? मैं पूछ रहा था कि दाम खरीदे जाए बाद में जब प्राइस। हाँ हाँ, तो दाम तो मतलब 500 से 700 करोड़ पहली वाली डील में था एक हवाई जहाज का, बढ़ा के 1670 करोड़ कर दिया गया। और उसका जस्टिफिकेशन ये दिया गया कि हमने इसमें कुछ बम वगैरह भी साथ में खरीदे हैं, कुछ हवाई जहाज के साथ कुछ बम भी खरीदे हैं, कोई हेलमेट भी खरीदा है, हेलमेट जो कि पीछे देख सके। यानी कि आप 1000 करोड़ रुपया दाम बढ़ा देंगे कोई हेलमेट के लिए और कोई हवाई जहाज में बम लगाने के लिए, तो रिडिकुलस है। तो इसलिए हम लोग अपने पहले सीबीआई में अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा और मैंने सीबीआई में कंप्लेंट करी कि भाई इसमें तो सीधी सीधी करप्शन की झलक आती है और इसलिए इसमें करप्शन का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पहले तो यही सवाल है कि मोदी जी ने अपने आप ये डील कैसे पलट दी सारे रूल्स के खिलाफ, जब पूरी की पूरी डील करीब करीब कंक्लूड हो चुकी थी और कम पैसे में हो रही थी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होना था। हम लोगों को 126 हवाई जहाज मिलते, उसका उन्होंने 36 कर दिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी खत्म कर दी, आत्मनिर्भरता खत्म कर दी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को डुबा दिया और उसके साथ साथ ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स अनिल अंबानी को दे दिए या दिलवा दिए। इसमें तो सीधी सीधी मतलब अनिल अंबानी का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसकी सारी कंपनी डूबी हुई, फेल्ड बिजनेसमैन, उसको ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का तो कोई किसी हालत में औचित्य नहीं समझ में आता। तो इसलिए इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब हमारी पूरी कंप्लेंट आलोक वर्मा के टेबल पर पड़ी थी, वो हम लोगों से मिले, आलोक वर्मा जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, 2-3 दिन के अंदर वो फैसला लेने वाले थे। उसी बीच में रातों रात 2 बजे रात में सीबीआई डायरेक्टर को सरकार ने हटा दिया, बिल्कुल इलीगली हटा दिया, क्योंकि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके ड्रामा हुआ था जो अखबारों में भी छपा था, रात 2 बजे का ड्रामा, वो इसलिए था कि आपकी कंप्लेंट उनकी टेबल पे पड़ी थी। सरकार को डर ये था कि वो उसके अंदर इंक्वायरी में कुछ लिख सकते हैं जिससे बाद में सरकार के लिए निकलना उबरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रात 2 बजे सीबीआई डायरेक्टर को बदला गया, दफ्तर पे छापा मार के कब्जा किया गया, रातों रात एक आदमी को बैठाया गया जो कि जिसके बारे में काफी तरह के संदेह रहे हैं, उसको बैठाया गया और इस तरह से एक तरह से कू, जो क्रांति जो होती है ना, रातों रात कू, वो की गई। उसके पीछे ये फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सीएजी में भी गया। हाँ, फिर हम लोगों ने पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई इसमें आप कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन करवाइए।
अब मजेदार बात यह है कि इस पिटीशन के जवाब में सरकार ने एक बंद लिफाफे में कोर्ट को कुछ नोट दे दिया, उसमें किसी के दस्तखत नहीं, एक नोट बंद लिफाफे में, हम लोगों को भी नहीं दिखाया गया, और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमारी पिटीशन डिसमिस कर दी, और सरकार ने जो बंद लिफाफे में दिया था वो सब मान लिया। ये जो भी सरकार ने उसमें बोला, और उसमें खासकर ऐसी चीज लिख दी जिससे ये साफ जाहिर हो गया कि सरकार ने कई झूठ बोले हैं उस बंद लिफाफे के नोट में। उसमें ये लिख दिया गया, जो कि जजमेंट में आया, कि सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी का ऑडिट हो चुका है, सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है, पीएसी में जा चुकी है, सार्वजनिक करी जा चुकी है, लेकिन असलियत ये थी कि तब तक तो सीएजी का ऑडिट ही नहीं हुआ जी। और उन्होंने ये भी लिख दिया कि इसमें प्राइसिंग डिटेल्स इस ऑडिट से हटा दिए गए हैं, जबकि तब तक इतिहास में कभी भी कोई रक्षा सौदे से प्राइसिंग डिटेल्स नहीं हटाए गए थे। लेकिन उसके बाद उस हलफनामा भी नहीं था, सिर्फ नोट था। उस नोट के कई महीने बाद सीएजी की रिपोर्ट आई और उसमें देखा गया कि प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए गए हैं, जो कि सरकार को कई महीने पहले। सीएजी की रिपोर्ट आने से पहले सरकार को पता था कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या किया जाएगा, और इसको उन्होंने लिख के दे दिया। और बस गड़बड़ स्लिप इसके अंदर ये हो गई कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिख के दिया कि सीएजी की रिपोर्ट, या तो उन्होंने लिख के दिया होगा आने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया आ गई है, और ये बात उन्होंने जजमेंट में लिख दी, जिससे आपको पता लग गया कि ये हेरा फेरी, ये खेल वहां पे हो रहा। जी हाँ। तो उसके बाद हम लोगों ने रिव्यू फाइल करी, रिव्यू भी उन्होंने डिसमिस कर दी, और तुरंत ये गोगोई साहब रिटायर हो गए, और रिटायरमेंट के बाद उनको राज्यसभा में एक सीट दे दी गई। भारतीय तो हिंदुस्तान सबसे शर्मनाक अध्यायों में जो हुआ कि जज साहब ये करते हैं और उसके बाद उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। और ये सब 2019 चुनाव से पहले की खेल है ना। बिल्कुल 2019 चुनाव आते आते तक, तो उससे पहले सरकार ने एक तरह से सब मामले को सील बंद कर दिया कि भाई अब हमको चुनाव के अंदर करप्शन के एलिगेशन नहीं लग सकते, हमने सब कुछ मामला, जिसे भारतीय भाषा में कहा जाता है कि सेटिंग हमने पूरी कर ली, अब कुछ होने की गुंजाइश नहीं। बिल्कुल, आज भी वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं। आज भी जब नया खुलासा, जी, ये जो फ्रांस में अब हुआ है, ये क्या हुआ है, फ्रांस में कैसे खुल गया? क्योंकि पैसा तो हमारा गया, लूटा तो हमारे को गया, गड़बड़ हुई तो हमारी हुई, फ्रांस में कैसे इन्वेस्टिगेशन? जी हाँ, तो एक शर्पा नाम का एक एनजीओ है, उन्होंने एक कंप्लेंट करी थी। फ्रांस की जो एंटी करप्शन एजेंसी है, पीएनबी ऐसे कुछ नाम है उनका, वो उनकी जो फाइनेंशियल एंटी करप्शन एजेंसी है, तो पहले जो उसके हेड थे उन्होंने तो डिसमिस कर दी थी ये कह के कि भाई इसमें तो फ्रांस के इंटरेस्ट हार्म हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रांस की डील है, फ्रांस के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो ये फ्रांस के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, इसलिए हम इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि गड़बड़ी नहीं हुई है, उन्होंने कहा था कि अगर इस गड़बड़ी को सामने ले आए, अगर इसके अंदर ज्यादा हम ताक झाक करेंगे तो हमारे ही लोगों का नाम आएगा और हमारे देश को नुकसान हो सकता है। जी हाँ, उसके बाद उनके वो जो हेड थे उस एजेंसी के, वो रिटायर हो गए, नए हेड आ गए, और उस बीच में कुछ नए खुलासे भी हुए। एक बहुत अहम खुलासा ये हुआ, जो कि मीडिया पार्ट की स्टोरी ने रिपोर्ट किया है, कि 26 मार्च को, यानी कि 25 मार्च की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जो डसॉल्ट के सीईओ हैं वो कह रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और एयरफोर्स के लोगों के, हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लोगों के साथ बैठकर कि भाई हमारी ये पुरानी 126 हवाई जहाज की डील अब करीब करीब तय हो गई है, और हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर हिंदुस्तान में हवाई जहाज बनाएंगे। लेकिन ठीक उसके अगले दिन ये अग्रीमेंट होता है, ये अग्रीमेंट का खुलासा अभी हुआ है। अग्रीमेंट होता है डसॉल्ट और अनिल अंबानी के बीच में कि
उनकी एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी जिसमें 95% पैसा यानी करीब 1200-1300 करोड़ रुपया डेसॉल्ट देगा और 5% पैसा अनिल अंबानी देंगे। और इस वजह से भी फिर से कंप्लेंट दी जाती है जो नए पीएनबी के जो हेड हैं उनको, और उसके आधार पर वो तय करते हैं कि हाँ, इसका इन्वेस्टिगेशन एक फ्रांस के जज के द्वारा जज के निगरानी में कराया जाएगा। यानी कि जो चीज़ हम लोग एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे थे उसी तरह का आदेश वहाँ पर हुआ है। और देखिए, इसका खुलासा भी एक तरह से जैसे बोफोर्स का खुलासा स्वीडिश रेडियो ने किया था, उसी तरह से इसका भी खुलासा एक तरह से फ्रांस के एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया पार्ट है, उन्होंने किया है, और एक वहाँ का एनजीओ है शर्पा, उन्होंने किया है। बहुत सारी चीज़ें तो खैर हम लोगों ने पता लगा ली थी जब हम लोगों ने कंप्लेंट करी थी सीबीआई को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे। लेकिन ये जो नया खुलासा हुआ है, एक और भी खुलासा इस बीच में हुआ था कि अनिल अंबानी उसी समय फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे। वो तो कुछ करीब 1-1.5 साल पहले खुलासा हुआ था कि वो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे। और ये भी बात तो आई थी ना कि उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति हॉलैंड की जो गर्लफ्रेंड थी, उनकी कुछ कंपनी के उनके लिए फिल्म के अंदर अचानक अनिल अंबानी ने पैसा भी लगाया। जी हाँ, वो बात भी आई थी। वो तो खैर शायद हम लोगों के कंप्लेंट में भी थी। जी, वो चीज उस समय आ चुकी थी। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी कर रही है। ये अभी वहां जुडिशरी के पास पहुंचा नहीं है, लेकिन उस एजेंसी ने एक जज से रिक्वेस्ट किया है कि आप इसमें इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जी हाँ, ऐसा ही लगता है। एग्जैक्ट सिस्टम कैसा है? क्या वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थोड़ा सा इशारा कर देने, नहीं यार छोड़ देना, तो जैसा हमारे यहाँ ऐसा सुनते हैं कि हो जाता है, जरा हल्का सा इशारा हो जाता है, दबा दो केस को, फाइल को दबा दो, क्या वैसा होता है? या कि वहाँ एक बार अगर ये खुल गया तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईमानदारी से गहरी छानबीन की जाए? देखिए, आम तौर पर फ्रांस में ये देखा गया है कि वहाँ के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी और जो जुडिशरी भी है बहुत इंडिपेंडेंट तो नहीं होती सरकार से। लेकिन ये उस जने के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी जना वहाँ पर हो, उस समय तैनात हो, जो जज हो, जो इस एंटी करप्शन एजेंसी का हेड हो, वो उन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पिछले जो एंटी करप्शन एजेंसी के जो चीफ थे उन्होंने मना कर दिया, नए आए, इन्होंने बोला चाहे एविडेंस तो थोड़ा ही सा नया आया है, पहले भी एविडेंस काफी था जो ओरिजिनल कंप्लेंट थी शर्पा की, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भाई फ्रांस का इंटरेस्ट इसमें हार्म हो जाएगा, इसलिए हम नहीं करेंगे। ये नहीं कि 2016 और अब के बीच में फ्रांस में सरकार बदल गई है, लेकिन कई मंत्री तो वैसे के वैसे हैं। होलांड की बजाय यहाँ मैक्रोन आ गए हैं, लेकिन वो उस जमाने के जो क्योंकि मैक्रोन भी तो उस वक्त मिनिस्टर हुआ करते थे उस सरकार के अंदर, और उस जमाने के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो भी आज मिनिस्टर हैं। तो कहीं ना कहीं वो एस्टेब्लिशमेंट कायम है, जिसको डर है कि अगर सब कुछ मामला खुलने लगा तो दिक्कत होगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके कम से कम 2 मंत्री, 2 क्रूशल मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इस सरकार में भी मिनिस्टर हैं, मैक्रोन की सरकार में, जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इसलिए जाहिर है कि फ्रांस की सरकार से पूरा दबाव होगा एंटी करप्शन एजेंसी के ऊपर भी और पॉसिबली जज के ऊपर भी, कि भाई इसको आगे ना बढ़ाया जाए। और हिंदुस्तान की सरकार भी उनके ऊपर दबाव डालेगी, जाहिर है कि मोदी सरकार बिल्कुल दबाव डालेगी फ्रांस की सरकार के ऊपर कि भाई आप कैसे इस इन्वेस्टिगेशन को होने दे सकते हैं, इसमें तो हम लोग सब फंस जाएंगे। जी 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 जी। तो कुल मिला के आपकी क्या उम्मीद है, कितने समय में फैसला होगा, और सब आपकी उम्मीद क्या है इसमें? नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम वहाँ के सिस्टम को नहीं समझते।
इसलिए मुझे नहीं पता है कि कितने समय में और क्या होगा। लेकिन यही एक चीज़ हुई है, यही बड़ी बात है। जिस तरह का इसमें कवर अप किया गया और इसको दबाने की पूरी कोशिश, और सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस करा लिया और गोगोई साहब को राज्यसभा में पहुंचा दिया। तो इस सरकार ने तो सोचा था अब तो दब गया है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कम से कम कुछ खुला है, कुछ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, तो उम्मीद है कि कुछ आगे बढ़ेगा। बीजेपी वाले घबराए तो हुए, कल इनके स्टेटमेंट वगैरह में काफी घबराहट झलक रही थी, जिस तरह से एग्रेसिवली हाँ अटैक कर रहे थे जी। हाँ हाँ, घबराए तो ज़रूर होंगे, क्योंकि ये तो इतना ओपन एंड शट मामला है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, अनिल अंबानी का तो कोई औचित्य ही नहीं था ना, उसको तो 2G केस में भी उसका ओरिजिनली चार्जशीट वगैरह किया गया था इन लोगों को, और उसके बाद इतना सारा फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है इनके सारे, इनकी कंपनियों में, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइफनिंग आउट एंड सो ऑन। डिफेंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे आदमी को, ऐसी कंपनी को आप एकदम से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से उठाकर इनको ले आएंगे, उसका क्या औचित्य है। तो और कुछ नहीं तो कम से कम ये उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ नए डॉक्यूमेंट्स आएंगे उस तरफ से, फ्रांस की साइड से। हिंदुस्तान की साइड से तो कुछ निकलेगा नहीं, निकलने दिया नहीं जाएगा, लेकिन फ्रांस की साइड से कुछ डॉक्यूमेंट सामने आएंगे, कुछ ना कुछ खबर सामने आएगी। और भारत के इतिहास में जो बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं, जिनके बारे में संदेह रहा है, बोफोर्स जिसके बारे में खुद आपने लिखा है प्रशांत जी, और अब ये राफेल, ये इसमें कुछ आगे बढ़ेगा। और ये जो एक बार लग रहा था कि भाई इस पर तो अब बिल्कुल ही ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया, इतना बड़ा घोटाला कि इसकी अब हवा भी बाहर नहीं निकलेगी, अब हवा तो निकलेगी, कुछ तो सामने आएगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ एक चीज मैं और कहना चाहता था जी। कि देखिए, ये सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल करप्शन स्कैम सिर्फ नहीं है। इसमें तो हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उससे खिलवाड़ किया गया। क्योंकि हमको 126 हवाई जहाज चाहिए थे, अब इन्होंने नया टेंडर फ्लोट किया है और 110 हवाई जहाज के लिए, इस 36 रफाल के बाद। तो हमको चाहिए थे वो, और हमको टेक्नोलॉजी भी चाहिए थी हमारी आत्मनिर्भरता के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको वो टेक्नोलॉजी चाहिए थी, और टेक्नोलॉजी मिल रही थी, और वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास कैपेबिलिटी थी। लेकिन आपने वो सब ताक पर लगाकर सिर्फ अपने एक अनिल अंबानी को बीच में लाने के लिए, बिचौलिए को, और कमीशन लेने के लिए हमारी सारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी। इससे बड़ा खिलवाड़ हमारी सिक्योरिटी से हो ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं सकता कि आप हमारी पूरी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को ताक पर रख के आप अपने कोई एक आदमी को कमीशन दिलवाने के लिए ये कर देंगे। इससे इससे ज्यादा देशद्रोह इमेजिन नहीं किया जा सकता है। देशद्रोह का काम है पूरा। राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की आत्मनिर्भरता, ये जो दो बड़े नारे दिए गए, इन दोनों नारों की ढोल की पोल खोलता है ये मामला। उम्मीद करते हैं कि इसमें आगे कुछ तो सामने आएगा, और अगर कुछ भी आएगा तो फिर प्रशांत भूषण हैं, अरुण शौरी हैं, आप जैसे तमाम लोग हैं जो कि इसको लेके आगे बढ़ेंगे। और ये भारत की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो प्रशांत जी कह रहे हैं कि देशद्रोह का मामला बनता है, ये देश के सामने आया। इस उम्मीद के साथ आज का संडे सत्संग करते हैं बंद। अगले हफ्ते मिलेंगे कुछ और खबर, कुछ और विश्लेषण। धन्यवाद।